हेलो एवरीवन, मैं चंदन बरनवाल। आज के इस लेक्चर में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे थोड़ा पोजीशन वेक्टर के बारे में और प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स पढ़ेंगे, जिसका फर्स्ट पार्ट होगा हमारा डॉट प्रोडक्ट। आज उसे कंप्लीट किया जाएगा एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट भी देखेंगे। बट मैंने क्या किया था पिछले लेक्चर्स में, जो डीपीक्यू प्रोवाइड की थी आप लोगों को, उसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जिसके बारे में दैट इज की उसकी थ्योरी आपको बताई नहीं गई थी। ठीक है, फिर भी अगर आप अच्छे से थ्योरी को पढ़े होंगे या लेक्चर्स देखे होंगे, ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया होगा कि उन सारे क्वेश्चंस को भी किस तरीके से करना है। ठीक है, दैट इज बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो उन क्वेश्चंस को कर चुके होंगे। फिर भी अगर जिनसे ना बना हो, उनके लिए आज हम लोग थोड़ा सा पोजीशन वेक्टर देखेंगे। ठीक है, पोजीशन वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, जिसे हम लोगों ने एक दैट इज रेफरेंस पॉइंट माना है। ठीक है, और अगर हम किसी अदर रेफरेंस पॉइंट को, दैट इज कि मैं अपने रिस्पेक्ट में अगर बात करूं कि दूसरे पॉइंट की पोजीशन वेक्टर क्या होगी, तो उस चीज को भी हम लोग आज देखेंगे। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स पढ़ाने के पहले थोड़ी सी बातें हम लोग करेंगे पोजीशन वेक्टर के बारे में। आइए देखिए, तो पोजीशन वेक्टर क्या होता है कि जैसे अगर मान लो कि कोई एक पॉइंट डिफाइंड है, ठीक है, जैसे ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है एक्स वाई जेड का। ठीक, एक्स वाई, अभी मैं दो ही एक्सिस लेता हूं, जेड को अभी रहने देते हैं, है ना। तो अभी मैं दो एक्सिस लेता हूं, एक्स और वाई एक्सिस। मान लो कि कोई पी पॉइंट है, ठीक है, जिसका कोऑर्डिनेट क्या दे रखा है, जिसका कोऑर्डिनेट दे रखा है एक्स कॉमा वाई। इसका मतलब कि मैं अगर दैट इज कि ये कहां पे खड़ा है, कोऑर्डिनेट पता है आपको, कोऑर्डिनेट अगर मैं कोऑर्डिनेट बता दूं, अगर एक्स वाई एक्सिस में आपको दे दूं, है ना, और बोलूं मैं कि इस कोऑर्डिनेट सिस्टम पे आप 2,2 को दर्शाओ। अब दर्शा सकते हो, है ना। 2,2 मतलब सर एक्स पे 2 और वाई पे 2, तो 2 इधर जाएंगे और फिर 2 इधर जाएंगे, तो हमारा 2,2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा x कॉमा वाई, या इसे मान लो x1 कॉमा y1। ठीक है, अब मुझे इस p का पोजीशन वेक्टर लिखना है। पोजीशन वेक्टर मतलब कि किसी के रिस्पेक्ट में मुझे इसका पोजीशन लिखना है। जैसे कि मान लो आप अपने घर पर हो, ठीक है, आप अपने घर पर हो और एक बच्चा ग्राउंड स्कूल में है, ठीक है, और एक बच्चा दैट इज आपका दो फ्रेंड है, एक फ्रेंड कहां स्कूल में है और एक फ्रेंड किसी दूसरे घर पर है। ठीक है, तो अगर मैं आपके जो उस फ्रेंड से पूछूं जो आपके स्कूल में है, मैं पूछूं कि भाई बताओ कि तुम्हारा जो फलाना दोस्त है ना, वो तुमसे कितने दूरी पर खड़ा है, ठीक है, या उसकी पोजीशन कितने दूरी पर है, तो वो बताएगा अपने हिसाब से कि भाई उसकी पोजीशन यहां से 2 किलोमीटर पे है। और मैं तुम्हारे दूसरे दोस्त से पूछूं जो कि किसी और घर दैट इज अपने घर पर है, मैं उससे पूछूं, उससे उसकी दूरी, तुम्हारी दूरी पूछूं, तो वो क्या बताएगा, वो कुछ और बताएगा, है ना, कि भाई मेरे घर से इसकी दूरी 5 किलोमीटर है, दैट इज इसका पोजीशन मेरे घर से 5 किलोमीटर दूरी पर है। ठीक है, उसी तरीके से मुझे अगर इसकी पोजीशन डिफाइन करनी है तो किसके रिस्पेक्ट में पोजीशन, ठीक है, तो किसी के रिस्पेक्ट में दैट इज हमें एक रेफरेंस पॉइंट डिफाइन करना पड़ता है। ठीक है, मैं उस दैट इज उस रेफरेंस पॉइंट को किससे डिनोट किया गया, ओ से, और जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, ओरिजिन। क्या बोलते हैं हम लोग, ओरिजिन बोलते हैं। ठीक है, तो इसके रिस्पेक्ट में इसकी पोजीशन वेक्टर लिखनी है। ठीक, तो पोजीशन वेक्टर हम लोग, पोजीशन वेक्टर को डिनोट किया गया ओ से लेकर के पी तक जो स्ट्रेट लाइन मिली है। ठीक है, यही वाली दूरी होगी कि भाई यहां से इतने दूरी पर ये पी हमारा एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, अब बताओ कि ये वाली दूरी आप निकाल सकते हो या नहीं निकाल सकते। सोचो थोड़ा सा कि अगर ये मेरा पी जो पोजीशन है वो ओ के रिस्पेक्ट में इतने दूरी पर है, तो बताओ ये दूरी निकाल सकते हो या नहीं निकाल सकते हो। देखो ये x1 कॉमा y1 है, मतलब सर कि ये दूरी हमारी x1 है ना, ये वाली दूरी कितनी है, x1 है, और ये जो दूरी है सर, ये वाली दूरी, ये हमारी क्या है, y1 है। ध्यान से देख, तो इधर x1 और इधर y1, हाँ सर, मतलब ये x1 i कैप हो गया सर, और ये हमारा y1 j कैप। अरे सर अब तो कुछ देखा देखा सा लग रहा है ना। तो बताओ ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी। अब बोले सर ये x1 i कैप, ये y1 j कैप, तो हम ट्रायंगल रूल से बोल सकते हैं ये क्या है, कि इन दोनों का सम है। हाँ सर, मतलब ये जो हमारा ओपी वेक्टर है, ये जो ओपी वेक्टर है, ये बेसिकली कुछ नहीं, ये x1 i कैप और y1 j कैप का क्या है, सम है। मतलब ओपी वेक्टर को हम लिख सकते हैं x1 i कैप प्लस y1 j कैप। हाँ सर, सही बोला सर। अब बताओ, अगर मैं इसकी मैग्नीट्यूड निकालना चाहूं तो दैट इज की ये जो ओपी लेंथ है वो कितनी है, ये तो हमें बतानी ही पड़ेगी।
साथ ही साथ हमें यह भी बताना पड़ेगा कि भाई साहब इसकी डायरेक्शन क्या है, ये 60 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, क्योंकि ये लेन अगर 60 डिग्री पे होती तो इधर होती, 45 डिग्री पे होती तो कहीं इधर होती, 30 डिग्री पे तो कहीं इधर होती, है ना। मतलब कि डायरेक्शन भी हमें डिफाइन हो, दैट इज एंगल भी हमें पता होना चाहिए। तो बताओ आगे तो मैग्नीट्यूड की बात करें तो ओपी मैग्नीट्यूड कितनी हो जाएगी, ये तो हो जाएगी सर अंडर रूट ऑफ x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2x1 y1 cos थीटा भी होगा क्या, हाँ, बट इस बार cos थीटा क्या है हमारा, थीटा कितना है 90 डिग्री है ना, थीटा कितना है 90 डिग्री है। देखो ध्यान से पैरेललोग्राम बनाओ, ये y1 तो ये भी y1 वेक्टर और ये एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री, तो ओपी का मैग्नीट्यूड क्या हो गया अंडर रूट x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। अब अगर मुझे क्या निकालना है, ये अल्फा निकालना है, ये अल्फा कैसे निकालेंगे सर, तो देखो टेन अल्फा पढ़ा है हमने सारा कुछ यार, है ना। टेन अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा y1 अपॉन x1, मतलब सर इस हिसाब से हम लिख सकते हैं कि जो अल्फा हमारा होगा वो होगा टेन इनवर्स y1 अपॉन x1, है ना। तो यहां से क्या निकल जाएगा हमारा अल्फा एंगल भी निकल जाएगा कि कितने एंगल पर ये हमारा ओपी वेक्टर एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। चलो देखो ये तो हमने सीख लिया, तो बताओ किसी भी पोजीशन वेक्टर को हम लिख सकते हैं, है ना। मान लो जैसे कि मैं आपको क्वेश्चन पूछूं, ठीक है, क्या क्वेश्चन पूछूंगा कि ये हमारा xy कोऑर्डिनेट है ना, ये हमारा ओरिजिन है, ठीक है, और यहां पे कहीं P पॉइंट है, जो डिस्टेंस दे रखी है 2, दैट इज कोऑर्डिनेट दे रखा है 2, 3, कोऑर्डिनेट क्या दे रखी है इसकी 2, 3। अब मैं आपसे पूछूं बताओ भाई ओपी वेक्टर क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे सर ओपी वेक्टर ये वाली पूछ रहे हो आप, हाँ भाई यही पूछ रहा हूं। तो सर ये देखो इधर चलना पड़ेगा x कितना है 2, तो ये हो गया सर 2i कैप, और इस ऊपर के डायरेक्शन में चलना पड़ेगा 3, मतलब ये वाला डिस्टेंस कितना हो गया 3, और डायरेक्शन क्या है j कैप, तो ये हो गया सर हमारा 3j कैप। अब बता सकते हो ओपी वेक्टर क्या हो जाएगा, बिल्कुल बता सकते हैं सर, ओपी वेक्टर जो होगा हमारा वो 2i कैप प्लस 3j कैप हो जाएगा सर, है ना। तो सोचो 2, 3 दिया हुआ तो क्या लिखेंगे 2i कैप प्लस 3j कैप, तरीके से भी समझ आता है ट्रायंगल लॉ से भी कि दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर इज इक्वल टू दिस वेक्टर, है ना। मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगी, मॉड ऑफ ओपी क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ ओपी हो जाएगा सर अंडर रूट ऑफ 4 प्लस 9 दैट इज रूट 13। एंगल भी बता सकते हो क्या सर, बिल्कुल बता सकते हैं, ये एंगल अल्फा है तो सर आप टेन अल्फा लिख लो, टेन अल्फा हो जाएगा हमारा क्या p by b दैट इज 3/2, दिस इंप्लाइज कि अल्फा हमारा हो जाएगा सर टेन इनवर्स 3/2, है ना। तो ये हो गया हमारा अल्फा, एंगल भी निकल गया। अब मान लो जैसे हमने p, अब सोचो क्या मुझे बार बार ये वाली क्या ये वाले डायग्राम बनाने की जरूरत है क्या, नहीं है, क्यों 2, 3 का पोजीशन वेक्टर लिखना है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, तो लिख दो सर 2i कैप प्लस 3j कैप। अगर ध्यान से सोचोगे ना तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, देखो ये लिखा हुआ है 0,0, ये क्या लिखा हुआ है 0,0, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलते हैं कि ये जो डिस्टेंस है दैट इज यहां से यहां x में कितना चलना पड़ेगा 2 को क्या लिखे हो तुम, इसको ध्यान से देखो तो ये लिखा हुआ है 2 - 0i कैप, ये क्या लिखा हुआ है 2 - 0, दैट इज की फाइनल पोजीशन, दैट इज जहां तुम उसकी पोजीशन कोऑर्डिनेट डिफाइन है और जिसके रिस्पेक्ट में तुम निकाल रहे हो। बहुत गर्मी है यार, फैन ऑफ करके ये वीडियो लेक्चर्स बनाना पड़ रहा है ना। तो 2 - 0 मतलब कि जहां पे तुम्हें जिस पोजीशन का कोऑर्डिनेट निकालना है और जिसके रेफरेंस में तुम निकाल रहे हो, है ना। तो इसे मान लो तुम x फाइनल, है ना, और ये हो गया y फाइनल, और ये हो गया तुम्हारा x इनिशियल, और ये हो गया तुम्हारा y इनिशियल, मतलब कि जिसके रिस्पेक्ट में तुम निकाल रहे हो और जिसका तुम निकाल रहे हो, ठीक है। तो क्या हो गया 2 - 0, तो ये देखो x एक्सिस में कितना चला 2 यूनिट लेंथ, है ना, और y में कितना चला 3 यूनिट लेंथ, ठीक है। तो ये क्या लिखा हुआ है 2 माइनस दैट इज xf माइनस xi 2 - 0i कैप प्लस j कैप में कितना चला 3 माइनस 0 j कैप, ठीक है। तो बेसिकली जिस पॉइंट के रेफरेंस में हमें निकालना होता है उसे क्या करें हम घटा दें। अच्छा अभी रुक जाओ, इसे करने से पहले ना मैं तुम्हें थोड़ा सा इसको हटाओ भी, ठीक है। ये वाली चीजें समझ आएगी यहां तक, ठीक है। ये 0,0 xi xf अभी छोड़ दो, है ना, इसे देखते हैं थोड़ी देर बाद। ये देखो मान लो ये हो गया तुम्हारा, अब मैं 2 पॉइंट लेता हूं, है ना, 2 पॉइंट का अलग अलग ये डिफाइन करता हूं। मान लो कि ये हमारा y एक्सिस है, ये हमारा x एक्सिस है, सही है सर, ठीक है। ये हमारा y एक्सिस है, ये हमारा x एक्सिस है, ये कोई पॉइंट है P,
जिसका कोऑर्डिनेट दे रखा है 1,2, ठीक है, और ये कोई पॉइंट है Q जिसका कोऑर्डिनेट दे रखा है 2,1, ये P है और ये Q है। मैंने तुमसे पूछा कि बताओ ओरिजिन के रिस्पेक्ट में P की पोजीशन वेक्टर क्या होगी, लिख सकते हो यार P की पोजीशन वेक्टर, मतलब सर P की पोजीशन वेक्टर मतलब कि x में इतना चलना पड़ा और y में इतना चलना पड़ा। बताओ ओपी वेक्टर क्या लिखेंगे, जल्दी से बताओ। क्या यहाँ 1 है तो 1 चलना पड़ा तो 1 आई कैप, तो ये हो गया 1 आई कैप। और जे कैप में कितना चलना पड़ा, जे कैप में सर 2 चलना पड़ रहा है, तो ये हो गया 2 जे कैप, ठीक है। ओक्यू वेक्टर पूछूं तुमसे तो ओक्यू वेक्टर, तो ओक्यू वेक्टर सर मतलब ये वाली पूछ रहे हो, है ना। तो ओक्यू वेक्टर के लिए आपको एक्स में कितना चलना पड़ेगा, ऐसे सिंपली बताओ ना यार, आंसर क्या हो जाएगा। तुम अब तक तो दिखने लगा होगा ना यार। ये कितना चला 2, तो 2 लेंथ हो गया आई कैप में, तो 2 आई कैप, और ऊपर कितना 1, तो ये हो गया 1 जे कैप, है ना। तो ये हो गया ओपी वेक्टर, ये हो गया हमारा ओक्यू वेक्टर। अब मान लो मुझे क्या निकालना है ना, मान लो जैसे कि इस बार क्या है कि ना ही ओपी वेक्टर निकालना, ना ही पीक्यू, दैट इज कि इस बार हमें क्या करना है, हमें एक वेक्टर दैट इज एक पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकालना है किसी दूसरे पॉइंट के रिस्पेक्ट में, वो हमारा ओरिजिन ना हो, ठीक है। मतलब देखो ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ये हमारा वाई एक्सिस हो गया, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट ए है, ठीक है, ये पॉइंट पी है हमारा, ये पॉइंट पी है, किस पोजीशन पे है, ये हमारा 1,1 पे है, ठीक है। ये गया कहां, ये गया सर हमारा 3,3 पे, कहां गया 3,3 पे, ठीक है। ये पॉइंट हमारा क्यू है, ये हमारा पी है, ये हमारा क्यू है। मुझे लिखना है पी क्यू वेक्टर, क्या लिखना है मुझे, पी क्यू वेक्टर, ठीक है, दैट इज पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू, है ना। पी क्यू वेक्टर मतलब इसे तो आप भूल जाओ, है ना, ये तो पिछला क्वेश्चन था। हमें क्या लिखना है पी क्यू वेक्टर, हमें क्या लिखना है पी क्यू वेक्टर, ठीक है। दैट इज ये क्या है, ये है सर पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू विथ रिस्पेक्ट टू पी, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट पी, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट क्यू विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट पी, ठीक है। चलो देखो, अब देखो P के रिस्पेक्ट में इसका ये लिखना है, मतलब ये वाली वेक्टर लिखनी है ना, ये वाली वेक्टर लिखनी है हमें। बताओ अगर ये वेक्टर हमें लिखनी है, ठीक है, तो बताओ इस वेक्टर, ये वेक्टर किसका किसका सम है, x में इतना चला और y में इतना, है ना, x में इतना चला और y में इतना चला है, ठीक है। तो बताओ ये जो वेक्टर है पी क्यू वेक्टर, क्या वो दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर है ना, वो दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर, यही दोनों वेक्टर का सम है ना भाई, ये पी क्यू वेक्टर। अब बताओ ये जो वेक्टर है हमारा उसकी लेंथ कितनी है, तो वो बोलेगे सर ये 3, ये कितना 3, ये 1, तो 3 माइनस 1, ये पूरी यहां से यहां तक की लेंथ दे रखी है 2, और डायरेक्शन किसकी है, डायरेक्शन है सर x की, और x की यूनिट वेक्टर को हम किससे डिनोट करते हैं, आई कैप से, मतलब ये लिखा हुआ है सर हमारा 2 आई कैप, ये क्या लिखा हुआ है 2 आई कैप। और ये वाली वेक्टर बता सकते हो, हाँ सर बिल्कुल बता सकते हैं, ये हमारी दे रखी है 3, ये दे रखी है 1, मतलब यहां से यहां तक की लेंथ कितनी है 2, मतलब ये है हमारा 2 जे कैप। तो बताओ ये वेक्टर को क्या लिखोगे तुम, ये वेक्टर लिखाएगा सर हमारा 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप, सही है यार, ठीक है। तो ध्यान से सुन, तो PQ वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं, PQ वेक्टर को हम लिख सकते हैं 3 माइनस 1 आई कैप प्लस 3 माइनस 1 जे कैप, ठीक है। अगर मैं इसे फॉर्मूले के दैट इज कि आगे लिख लो इसे, ये कितना हो गया 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप। बता सकते हो ये एंगल कितना हो जाएगा अल्फा, बिल्कुल बता सकते हैं, ये भी 2 ये भी 2, तो tan अल्फा इज इक्वल टू 2/2, कितना हो जाएगा 1, तो अल्फा कितना हो गया हमारा 45 डिग्री। बताओ लेंथ ऑफ PQ, मॉड PQ कितना हो जाएगा अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर दैट इज 8, तो 2√2, हाँ सर ये लेंथ कितनी हो गई 2√2, ठीक है। अब सुन ध्यान से, तो सुन कि अगर मुझे कोई पोजीशन दिया हुआ है, अगर कोई पोजीशन दिया हुआ है, अगर जनरल फॉर्मूला मुझे लिखना हो, ठीक है, ये हमारा y एक्सिस है, ये हमारा x एक्सिस है, ये कोई a पॉइंट है जिसका पोजीशन x1, y1 है, ये कोई b पॉइंट है जिसका पोजीशन x2, y2 है। तो बताओ वेक्टर AB वेक्टर क्या होगा, दैट इज पोजीशन वेक्टर ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A, क्या लिखेंगे बताओ बताओ बताओ, मतलब क्या इस डायरेक्शन में कितना और इस डायरेक्शन में कितना,
ये लिखना है ना भाई। तो बताओ ये लेंथ कितनी हुई, ये हो गई सर हमारी x2 माइनस x1। पिछले वाले में देखो ये 3 माइनस 1, क्या 3 हमारा x2 था और 1 हमारा x1 था, और ये वाली लेंथ क्या लिखोगे आप, y2 माइनस y1। तो बताओ ए बी वेक्टर क्या लिखेंगे सर, ए बी वेक्टर लिखेंगे सर हम लोग y x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप। सही है ना। अब सुन, अब सर तो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में जब लिख रहे थे तो ऐसा क्यों डायरेक्ट क्यों लिख दे रहे थे। ओरिजिन पे ये जो हमारा x1 और y1 है, जब हम ओरिजिन के रिस्पेक्ट में लिखेंगे तो ओरिजिन पे x1 कितना 0, y1 कितना 0, तो ये वाला टर्म क्या हो जा रहा था, 0 हो जा रहा था। इसलिए जो उसकी पोजीशन हो रही थी, पोजीशन कोऑर्डिनेट हो रही थी, वही डायरेक्ट यहां पे आंसर आ जा रहा था, है ना। तो देखो, तो ये हो गया हमारा पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन भी देख लिया और पोजीशन वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू एनी अदर पॉइंट भी देख लिया, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये किसका किस में लग गया यार, ठीक है। चलो मिटाओ अब इसको, पोजीशन वेक्टर समझ में आ गया, एंगल भी निकाल सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं पोजीशन वेक्टर में, तो अब है ना। तो देखो अब क्या करें, अब देखो जैसे तो पोजीशन लिखना आ गया ना, कि एक एग्जांपल लो छोटा सा, ठीक है। ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये एक कोई भी एक रेक्टेंगल या स्क्वायर मान लो ना, देखते हैं वो कोऑर्डिनेट लेते हैं, समझ आ जाएगा। 1,1 y हो गया 1, ये 1, इसको लिख लो 3,1, इसको लिख लो 3,2 और इसे लिख लो 1,2, ठीक है। 4 पॉइंट्स है, मान लो P Q R S। मुझे ओरिजिन के रिस्पेक्ट में चारों के वेक्टर लिखने, पोजीशन वेक्टर लिखने, ठीक है। चारों के क्या लिखने हैं, पोजीशन वेक्टर, किसके रिस्पेक्ट में, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो पहले लिखो ओपी वेक्टर, क्या हो जाएगा ओपी वेक्टर 1 1, मतलब 1 i कैप प्लस 1 j कैप, या फिर x2 माइनस x1, x1 क्या है सर यहाँ पे 0, तो 1 माइनस 0 1 i कैप प्लस 1 माइनस 0 1 j कैप। बताओ ओक्यू वेक्टर क्या हो जाएगा सर, ओक्यू वेक्टर मतलब ये वाला सर, हाँ है ना। तो देखो दिस प्लस दिस, तो ये वाला लेंथ कितना है, या फिर लिख सकते हैं x2 माइनस x1 मतलब 3 माइनस 0 3, ये वाला लेंथ भी देखो तो ये लेंथ कितनी है, x में ये 3 यूनिट है ना यार, तो कितना है 3 i कैप, और ये कितना है 1 j कैप। तो ओक्यू वेक्टर को क्या लिखोगे, और x2 माइनस x1 से तो 3 माइनस 0 3 i कैप प्लस 1 माइनस 0 1 j कैप, किसी भी फॉर्म में लिख सकते हो। OR वेक्टर खुद लिखोगे, OS वेक्टर खुद लिखोगे, ठीक है। चलो तो ऐसे पोजीशन वेक्टर, मतलब देखो अगर P पॉइंट पे जाना है, ठीक है, तो इसको समझो, सबसे आसान तरीका क्या होता है कि अगर मुझे P पॉइंट पे जाना है, ठीक है, तो P पॉइंट पे x के लिए, x में कितना चलना पड़ा P पॉइंट पे जाने के लिए, x में चलना पड़ा सर हमें 1, तो ये हो गया 1 i कैप। y में कितना चलना पड़ा, y में चलना पड़ा सर 1, तो ये हो गया 1 j कैप। तो ये जो वेक्टर होगा ओपी वेक्टर, उसे लिखेंगे x में 1 i कैप प्लस y में 1 j कैप, तो ओपी वेक्टर हो गया 1 i कैप प्लस 1 j कैप, ठीक है। Q के लिए सोचो, x में कितना चलना पड़ा सर, Q पहुंचने के लिए x में कितना चलना पड़ेगा 3, y में कितना चलना पड़ेगा 1, तो x के लिए 3 i कैप और y के लिए 1 j कैप, ठीक है। बता सकते हो r के लिए पहुंचने के लिए x में कितना चलना पड़ेगा 3, y में कितना चलना पड़ेगा 2, तो आंसर क्या हो जाएगा 3 i कैप प्लस 2 j कैप, ठीक है। देखो ये तो हो गए हमारे कैसे कोऑर्डिनेट्स, 2D वाले कोऑर्डिनेट्स है ना, 2D पोजीशन वेक्टर्स। अब मान लो अगर 3D में क्वेश्चन है, इसमें 3D में ये है हमारा y एक्सिस, x एक्सिस, या अभी रुक जाओ, ठीक है। ठीक, देखो ये हमारा y एक्सिस, ये हमारा x एक्सिस और ये हमारा z एक्सिस, ठीक है। मान लो कि सबकी यूनिट दैट इज एक क्यूब है ना, और क्यूब की लेंथ कितनी दे रखी है 2 दे रखी है। एक क्या है ये क्यूब है और क्यूब की लेंथ कितनी दे रखी है 2 दे रखी है, ठीक है। कितने एजेस कितने होंगे, सॉरी ये
कॉर्नर पॉइंट्स कितने होंगे, कितने होंगे बताओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना। ये सारों आठों के आठों पॉइंट्स के हमें क्या लिखने हैं, पोजीशन वेक्टर लिखने हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ओरिजिन है ना, और ये लेंथ कितनी दे रखी है 2 यूनिट। तो बताओ इसका कोऑर्डिनेट क्या लिखोगे, इस पॉइंट का, इसे मान लो पी पॉइंट। ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट क्या लिखोगे सर, एक्स में कितना है 2 है, वाई में कुछ है क्या, नहीं, जेड में है क्या, कुछ नहीं, तो क्या हो जाएगा ये 2 0 0। ठीक है, अब मुझे मान लो इसका कोऑर्डिनेट लिखना है, ये क्या वाई में है, हाँ सर, इसे क्या मान लो क्यू है ना, वाई में है, वाई में कितना है सर 2, एक्स में, एक्स तो है नहीं सर इसमें, जेड में, इसमें तो जेड भी नहीं है ना, ये सिर्फ और सिर्फ किस पे लाई कर रहा है, वाई एक्सिस पे, तो ये क्या हो जाएगा, बोलो बोलो बोलो, क्या हो जाएगा ये 0, एक्स तो 0, वाई कितना है 2 और जेड भी 0। ठीक है, अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो ध्यान से देखिए पॉइंट कहां पे लाई कर रहा है, ये क्या वाई और एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, मतलब इस पॉइंट पे इसका कोऑर्डिनेट क्या लिखोगे आप, इधर 2 और इधर भी 2, तो ये क्या हो गया 2 2। इसका कोऑर्डिनेट क्या लिखो 2 2, और जेड में है क्या कुछ नहीं, तो जेड में 0। ठीक है, ठीक, उसी तरीके से इसका कोऑर्डिनेट क्या लिखोगे आप, इसे देखो ये वाईजेड प्लेन पे लाई कर रहा है, अगर वाईजेड प्लेन पे लाई कर रहा है तो इसमें एक्स क्या है 0 है, तो ये हो गया 0, वाई में कितना 2 और जेड में भी कितना 2, तो ये हो गया 0 2 2, ये पॉइंट। ठीक है, ये पॉइंट का क्या हो जाएगा बताओ, ये किस एक्सिस पे लाई कर रहा है, जेड पे, मतलब इस पे वाई भी क्या है 0 और एक्स भी 0, मतलब 0 0 2 है ना। ये 2 क्यों लिख रहे हैं समझ आ रहा है ना, ये क्या है क्यूब है। ठीक है, और सबकी लेंथ कितनी है 2 यूनिट है। ये बताओ ये किस में लाई कर रहा है सर, ये हमारा एक्सजेड प्लेन पे लाई कर रहा है, ध्यान से देख तो एक्स में कितना है 2 और जेड में कितना है 2 है ना, तो ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, एक्स में 2 और जेड में 2, एक्स जेड प्लेन पे है, तो वाई में कुछ है क्या, नहीं सर वाई में कुछ भी नहीं है, तो वाई क्या हो गया 0 और एक्स 2 और जेड 2, तो 2 0 2। ठीक है, बताओ इसकी पोजीशन क्या लिखोगे आप, ये सर ये देखो ये कहां पे है, ये एक्स में भी है, वाई में भी है और जेड में भी है ना। देखो तो इस पॉइंट का क्या हो जाएगा 2 2 2। ठीक है, तो पी क्यू आर है ना, एस टी यू वी। ठीक है, ये सारे हो गए। अब बताओ मुझे ओपी वेक्टर, ओपी वेक्टर क्या होगा, ओपी तक चलने के लिए, देखो ओपी तक चलने के लिए वाई में कितना, एक्स में कितना चला 2, तो 2 आई कैप, वाई में तो सर 0 और जेड में भी 0, जेड में भी 0। ठीक है, तो पी का हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलो, तो एस आ गया हमारा, एस का बताओ ओएस वेक्टर क्या लिखोगे आप, ओएस बताओ सर, यहां जाने के लिए एक्स में कितना चलना पड़ेगा 2 है ना, एक्स कितना चलना पड़ा 2, तो ये हो गया 2 आई कैप, वाई कितना चलना पड़ेगा 2, तो ये हो गया 2 जे कैप, जेड कितना चलना पड़ेगा 0, तो 0 के कैप, तो 0 ही रह गया। ठीक है, ओएस वेक्टर हो गया। ओक्यू वेक्टर बताओ, ओक्यू वेक्टर एक्स कितना है 0, तो एक्स में कितना चलना पड़ेगा 0, तो 0 आई कैप, वाई में कितना चलना पड़ेगा 2, तो 2 जे कैप, और जेड में कितना चलना पड़ेगा 0, तो 0 के कैप। ठीक है, क्यू हो गया, यू पे आओ, ओ यू वेक्टर, ओ यू वेक्टर। ठीक है, एक्स कितना चलना पड़ेगा, सोचो ओ यू वेक्टर में एक्स में कुछ चलना पड़ेगा क्या, नहीं, तो एक्स कितना है 0, तो 0 आई कैप 0, वाई में कितना चलना पड़ा 2, तो 2 जे कैप, जेड में 2 के कैप। बताओ उसी तरीके से सारे पॉइंट का लिख सकते हो आप है ना। टी वाले का ओटी वेक्टर क्या लिखोगे आप, ओटी वेक्टर क्या लिखोगे आप, एक्स में कितना चलना पड़ेगा, यहां पे पहुंचने के लिए एक्स में कितना चलना पड़ेगा 2, वाई में कितना चलना पड़ेगा 2, और फिर इस पॉइंट पे पहुंचने के लिए यहां भी चलना पड़ेगा 2 यूनिट जेड एक्सिस में है ना, मतलब इधर चले आप 2, इधर में चले 2, फिर यहां गए 2 और फिर यहां आए 2, तो ये पॉइंट है हमारा टी है ना, ये है ओटी वेक्टर। ठीक है, तो ओटी वेक्टर क्या लिखोगे 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप, और नहीं तो सिंपली तरीका पता है, क्या पता है सर, x2 - x1 आई कैप प्लस y2 - y1 जे कैप प्लस z2 - z1 के कैप। ठीक है, चलो तो ये हो गया हमारा पोजीशन वेक्टर। ठीक है सर, है ना। अब देखो मैं थोड़ी सी बात करता हूं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की। ठीक है, क्या बात करता हूं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है कि मान लो ये हमारा y एक्सिस है, ये हमारा x एक्सिस है, ये कोई p पॉइंट था जिसकी कोऑर्डिनेट क्या थी x1, y1, क्या थी x1, y1। ठीक है, अगर ये x1, y1 है, ठीक, और ये हमारा ओरिजिन है,
ये P पॉइंट से कहां चला गया, Q पॉइंट पे चला गया, और Q पॉइंट की जो पोजीशन है वो क्या है, x2, y2, ठीक है। Q पॉइंट की पोजीशन वेक्टर क्या है, सॉरी कोऑर्डिनेट क्या है, x2, y2, ठीक है। तो मुझे ये डिस्प्लेसमेंट निकालना है, ये PQ वेक्टर निकालना है, ये हमें। अब ये Q वेक्टर पे कैसे भी जा सकते हैं, सॉरी Q पॉइंट पे कैसे भी जा सकते हैं, ये ऐसे भी चल सकता है, ये डायरेक्ट ऐसे चल सकता है, हो सकता है ये ऐसे पहुंचा, हो सकता है ये ऐसे, किसी भी रास्ते से जाए, ठीक है। बट हमें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर चाहिए, ठीक है, दैट इज PQ वेक्टर। कैसे निकालेंगे उसे, देखो कि ये हमारा क्या है, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ये P पॉइंट है हमारा, और ये वेक्टर क्या है, OP वेक्टर है, ठीक है। और ये Q पॉइंट है, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में इसकी पोजीशन वेक्टर क्या हो गई, Q, OQ वेक्टर, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है हमारा, डिस्प्लेसमेंट तो हमारा PQ वेक्टर है, ये वेक्टर हो गया हमारा OP वेक्टर, है ना। OP वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं, OP वेक्टर को लिख सकते हो सर आप x1 i कैप प्लस y1 j कैप, ठीक है। और OQ वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं, OQ वेक्टर को क्या लिखोगे आप, Q पे पहुंचने के लिए x2 चलना पड़ेगा और y में y2 चलना पड़ेगा, यहाँ पे x2 माइनस 0 दैट इज x2 i कैप प्लस y2 j कैप, ठीक है सर। तो ये हो गया हमारा। अब बताओ अब हमें क्या लिखना है, ये PQ वेक्टर लिखना है, ये डिस्प्लेसमेंट है ना, हमें क्या लिखना है, ये PQ वेक्टर लिखना है। तो बताओ PQ वेक्टर कैसे लिखेंगे, PQ वेक्टर ये जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है ना, डिस्प्लेसमेंट ये हमारा क्या है, PQ वेक्टर है। ध्यान से देख, तो OP और PQ जो है ये दो वेक्टर है ना, और जो OQ वेक्टर है ये क्या, इन दो वेक्टर के सम का रिजल्टेंट है ना यार। देख ध्यान से, तो ट्रायंगल लॉ से बोल सकते हैं दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर इज इक्वल टू दिस वेक्टर, है ना। तो क्या लिख सकते हो आप, PQ वेक्टर की जगह आप लिखोगे OP वेक्टर, PQ वेक्टर को निकालने के लिए आप लिखोगे OP वेक्टर प्लस PQ वेक्टर इज इक्वल टू OQ वेक्टर, है ना यार। OP वेक्टर प्लस PQ वेक्टर इज इक्वल टू OQ वेक्टर, मतलब जो हमारा PQ वेक्टर होगा वो जाएगा OQ वेक्टर माइनस OP वेक्टर, है ना यार। OQ वेक्टर माइनस OP वेक्टर। अब बताओ OQ क्या है, OQ है सर हमारा x2 i कैप प्लस y2 j कैप, और OP वेक्टर क्या है हमारा, OP वेक्टर है x1 i कैप प्लस y1 j कैप, है ना यार। तो बताओ हमारा PQ वेक्टर क्या हो जाएगा, PQ वेक्टर हो जाएगा सर x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप। अरे सर ये तो आपने पहले बताया था कि अगर A पॉइंट के रिस्पेक्ट में हमें B पॉइंट का पोजीशन वेक्टर लिखना है तो यही होता है क्या यार, है ना। मतलब अगर मुझे दो पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता है और एक पॉइंट से अगर हम दूसरे पॉइंट पे जा रहे हैं तो क्या हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, बिल्कुल डायरेक्टली लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप। ये हमारा क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। इसका भी इससे कोई लेना देना नहीं, फिर भी अगर कहीं क्वेश्चन आ जाए तो बता दीजिएगा, अदरवाइज हम इसे कहां पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे हम रेक्टिलिनियर मोशन या काइनेमेटिक्स जब स्टार्ट करेंगे, ठीक है। बट अभी हमने बता दिया क्योंकि पोजीशन वेक्टर हम लोग अभी पढ़े, है ना, तो अभी आपको ये समझ में ज्यादा आएगा, है ना, इसलिए अभी ये बता दिया। उस टाइम पे बोलते तो आप कुछ चीजें भूल गए होंगे, बट अभी ये बोल दिया तो नेक्स्ट टाइम आपको ये सारी चीजें याद रहेंगी, ठीक है। क्वेश्चन करने की इस पे कोई जरूरत मुझे नहीं लगती, ठीक है। चलो देखो ऐसे ही है ना यार, अब 2,2 से बताओ 4,2 गया तो बताओ कितना होगा, 4 माइनस 2 i कैप प्लस सर 2 माइनस 2 j कैप हो गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक। तो हमने पोजीशन वेक्टर समझ लिया, पोजीशन वेक्टर में मैग्नीट्यूड निकालना सीखा, उसकी डायरेक्शन निकालनी सीखी, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर सीखा। एक की पोजीशन हम ओरिजिन के रिस्पेक्ट में सबसे पहले निकाले, ठीक है, जिसे दुनिया रेफरेंस पॉइंट मानती है ना। और कभी कभी क्वेश्चन हमारा अलग आ जाता है कि रेफरेंस पॉइंट हम किसी और पॉइंट को मानते हैं, बताओ कि इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में उसकी पोजीशन वेक्टर क्या है ना। तो उसके लिए हम लोग कैसे निकालेंगे, ये सारी बातें हमने अभी की, ठीक। अब देखो, अब हम क्या देखेंगे, अब देखेंगे हम लोग प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, है ना, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, ठीक है। तो यहां पे क्या हम लोग, जो प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर होती है यहां पे दो तरीके की होती है, ठीक है। एक होता है हमारा डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर जो होती है ना, ये दो तरीके का होता है। एक होता है हमारा डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, और एक होता है हमारा क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, अभी बताएंगे हम लोग इसे क्यों स्केलर बोलते हैं।
और क्यों इसे डॉट बोला जाता है, और क्रॉस प्रोडक्ट को हम लोग बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, देखो जाने अनजाने में आप लोग अभी तक इन दोनों से भिड़ चुके हो। ठीक है, फिर भी है ना, अभी तक आपको दैट इज कि उस टाइम जब मिले थे है ना, तो आपको पता नहीं था कि ये वाला चीज क्रॉस प्रोडक्ट है और ये वाला चीज हमारा डॉट प्रोडक्ट है। ठीक है, हमने तो बचपन से गुना सीखा है, 2 गुना 4 इज इक्वल टू 8, 8 गुना 4 इज इक्वल टू 32, 4 गुना 4 इज इक्वल टू 16। ठीक है, और उसी तरीके से सर हमने आगे भी क्वेश्चन किए हैं, सारे जितने भी क्वेश्चंस पढ़े हैं उसमें फोर्स को डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई करते थे, है ना। फोर्स निकालने के लिए मैग्नेटिक फील्ड में आई एल क्रॉस बी करते थे, जिसमें आई इंटू लेंथ ऑफ वायर इंटू मैग्नेटिक फील्ड मल्टीप्लाई करते थे, है ना। अगर टॉर्क भी पढ़े होंगे तो टॉर्क में सर क्या करते थे, हम आर इंटू फोर्स कर देते थे तो आंसर आ जाता था। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपने पढ़ी है, बट उस टाइम पे आप उसे क्या करते थे, डायरेक्टली मल्टीप्लाई करते थे और क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते थे, है ना। उस टाइम पे क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते थे या पढ़ाया ऐसे जाता था, ठीक है, कि भाई साहब हमें उतना नहीं सोचना पड़ता था कि वहां पे क्रॉस प्रोडक्ट लगेगा या डॉट प्रोडक्ट लगेगा। ठीक है, देखिए डॉट प्रोडक्ट अभी तक आप जितनी चीजें पढ़े हो, ठीक है, मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं डॉट प्रोडक्ट का, जैसे वर्क डन। ठीक है, जिसमें आप अभी तक भिड़े हो उससे, ठीक है, बट आपको पता नहीं था कि ये हमारा डॉट प्रोडक्ट है। जैसे मान लो कि मैं क्या करता हूं, ठीक है, अच्छा मैं क्या करता हूं, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट को दैट इज कि ये 2 kg का ऑब्जेक्ट है मान लो, और मैं यहाँ पे 4 न्यूटन फोर्स लगाया और इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से यहाँ तक लाया, मान लो ये डिस्प्लेसमेंट हुई 10 मीटर, तो मैंने पूछा बताओ वर्क डन, तो आप बोलोगे सर 40 जूल। आप क्या बोलोगे, 40 जूल। ठीक है, आपने क्या किया, मैंने पढ़ा था वर्क डन इज इक्वल टू एफ इंटू एस होता है। ठीक है, और जो डिस्प्लेसमेंट होती है अगर वो फोर्स के डायरेक्शन में तो इतना वर्क डन होता है ना, तो हमने ये चीज पढ़ी थी। ठीक है, सुन, क्या इस पे और भी फोर्सेस लग रहे हैं, बिल्कुल लग रहे हैं सर। इस पे ऊपर लग रहा है नॉर्मल, नीचे लग रहा है एमजी। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि वर्क डन बाय नॉर्मल, मैंने 4 न्यूटन का वर्क डन पूछा तो वर्क डन कितना हो गया, 40 जूल। देखो वर्क डन जो होती है ना, वर्क डन बेसिकली किसी फोर्स की होती है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपसे पूछूं वर्क डन बाय नॉर्मल, तो आप क्या बोलोगे, अगर आप पढ़े हो अच्छे से तो आपको पता होगा कि अगर डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में एंगल कितना हो, 90 डिग्री हो, तो वर्क डन क्या होता है, 0 होता है। क्यों होता है, देखो जैसे मान लो कि आप कूली हो, ठीक है, ऐसा मान लो हो नहीं, आप क्या हो, कूली हो, और एक साहब आए, उन्होंने अपना बक्सा दिया, ठीक है, इतना बड़ा सा बक्सा था, ठीक है, जेवरात भरे पड़े बड़े से बक्सा, उन्होंने स्टेशन पे रखा, प्लेटफॉर्म पे, बोला भाई इसे उठा करके कहाँ लेकर क्या, या इसे धकेल करके क्या कर, वहां नीचे गाड़ी खड़ी है वहां तक लेकर के जा। ठीक है, अब उस आदमी को पता नहीं कि किधर फोर्स लगा है, वो क्या कर रहा है, खड़ा होकर के ऊपर से दबाए हुए पूरे जोर से, है ना। अब बताओ अगर वो पूरे जोर से दबाएगा, क्या वो ब्लॉक या जो भी सामान है क्या वो आगे की तरफ भागेगा, नहीं भागेगा। क्यों नहीं भागेगा, और सोच नहीं जाएगा अगर आगे, तो वो आदमी इसे पैसे देगा क्या, नहीं देगा। क्यों नहीं देगा, तो बोले तब से तो यहीं पे तुम खड़ा है, तुम आगे गया क्या, तुम कुछ दूर भी लेकर के जाते तो कुछ पैसे देते हम। बोले नहीं सर मैं तो कब से फोर्स लगा रहा हूं, ये तो आगे हिल ही नहीं रहा है। ठीक है, फिर उसने दूसरे कूली को बुलाया, वो कूली क्या किया, इस बार आया और इसे धक्का दे करके नीचे ले गया, तो उसने उसे पैसा दिया, बट इसे पैसा नहीं दिया। क्यों, इसने भी फोर्स लगाया था, उसने भी फोर्स लगाया था, बट इसने जो फोर्स लगाया उसके कारण उस फोर्स के डायरेक्शन में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं आया, और इसने जो फोर्स लगाया है ना, इसके कारण इसके फोर्स दैट इज इस डायरेक्शन में कुछ डिस्प्लेसमेंट आया, है ना। मतलब कि वर्क डन तभी होती है, ठीक है, जब हम फोर्स लगाएं और उस फोर्स के डायरेक्शन में क्या हो, डिस्प्लेसमेंट हो, और उन दोनों को जब मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, तब हमारा क्या निकलता है, वर्क डन निकलता है। ठीक है, मतलब कि ये दो चीजों का, दो क्वांटिटीज का प्रोडक्ट है और दोनों क्या होने चाहिए, सेम डायरेक्शन में होने चाहिए। ठीक है, ऐसे जो प्रोडक्ट्स होते हैं वर्क डन, है ना, वर्क डन हम अच्छा सोचो, वर्क डन जो हमारा होता है वो हमारा स्केलर क्वांटिटी होता है या वेक्टर क्वांटिटी होता है। सोचो आज तक तुमसे पूछा गया क्या कि फाइंड द वर्क डन बाय द मैन इन दिस डायरेक्शन, ठीक है, ऐसे ही पूछा जाता होगा कि फाइंड द वर्क डन बाय दिस मैन, फाइंड द वर्क डन बाय दिस मैन, कभी ऐसा बोले क्या, वर्क डन बाय दिस मैन इज 40 जूल इन ईस्टवर्ड डायरेक्शन, ऐसा तो कभी नहीं बोले होगे, या ऐसा तो कहीं नहीं पढ़े होगे, है ना। तो जो वर्क डन होती है वो कैसी क्वांटिटीज होती है, हमारी स्केलर क्वांटिटीज होती है। ठीक, तो क्या बोले कि वर्क डन वही होगी, दैट इज वर्क डन इज बेसिकली द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, है ना,
जिसमें कि जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट हो वो दोनों क्या हो, सेम डायरेक्शन में हो, ठीक है। मतलब ये दो वेक्टर का प्रोडक्ट है ना, जब दोनों वेक्टर क्या हो, सेम डायरेक्शन में हो, ठीक है। तो बेसिकली डॉट प्रोडक्ट क्या होता है हमारा, दो डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर का प्रोडक्ट होता है जब दोनों वेक्टर क्या हो, सेम डायरेक्शन में। आगे हम लोग इसके बारे में देखेंगे, ठीक है। बट अभी समझो कि आपने दैट इज कि एक डॉट प्रोडक्ट से पहले आप मिल चुके हो, ठीक है, यही मैं बता रहा था आपको। क्रॉस प्रोडक्ट की बात करें तो आपने मैग्नेटिक दैट इज मैग्नेटिक फील्ड में पढ़ा होगा कि अगर कोई करंट कैरिंग वायर को हम रख दें तो जो फोर्स लगता है हमारा, मान लो ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ, है ना, चलो, और यहाँ पे करंट कैरिंग वायर है और इसकी लेंथ L है और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है ना, तो इस पे फोर्स लगता है। फोर्स कितना लगता है, जो फोर्स लगता है हमारा वो लगता है आई एल क्रॉस बी, अगर वेक्टर के फॉर्म में लिखे तो, ठीक है। और इसका तरीका होता है फोर्स निकालने का, आपने किया होगा कि सर जिधर करंट जा रहा है उस डायरेक्शन में, दैट इज इधर की तरफ आप हाथ को रखो और फिर उसे किधर मोड़ दो, बी की तरफ मोड़ दो, तो जो डायरेक्शन आएगी ये हमारा क्या हो जाएगा, फोर्स का डायरेक्शन हो जाएगा। ये हमारा क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट। क्या आप इससे भी मिल चुके हो, है ना, हाँ सर इससे भी मिल चुके हैं। क्या ये हमारा फोर्स है, ये क्या फोर्स हमारा डायरेक्शन है ना, फोर्स है तो डायरेक्शन है, मतलब ये कैसी क्वांटिटीज है, वेक्टर क्वांटिटीज, तो इसीलिए हम इसे वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं और इसे स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है। तो इससे भी मिल चुके हो और इससे भी मिल चुके हो, लेकिन आपको पता नहीं था उस टाइम कि ऐसे क्वांटिटीज को हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं और ऐसे क्वांटिटीज को हम लोग दैट इज कि ऐसे प्रोडक्ट को हम लोग डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं। चलिए अब देखते हैं हम लोग डॉट प्रोडक्ट क्या होता है और वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, ठीक है। आज हम लोग देखेंगे डॉट प्रोडक्ट, ठीक। देखो डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। देखो डॉट प्रोडक्ट में क्या है, जैसे मान लो एक वेक्टर ए वेक्टर है और ये वेक्टर हमारा कोई बी वेक्टर है, ठीक है। तो देखो ध्यान से, ये वेक्टर हो गया, ये बी वेक्टर हो गया और दोनों के बीच का एंगल क्या है, थीटा है। तो जब दो वेक्टर को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज मल्टीप्लीकेशन का मतलब कि हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। ये आपको पता होगा कि 2 गुना 3 इज इक्वल टू 6 होता है। कभी कभी हम ये जो गुना का साइन होता है हम इसे डॉट से भी डिनोट करते हैं, है ना, 2 into 3 इज इक्वल टू, ऐसे भी डिनोट करते हैं। तो दो तरीका होता है मल्टीप्लीकेशन के साइन का, दैट इज एक होता है डॉट और एक होता है क्रॉस। तो हम क्या पढ़ रहे हैं अभी, डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, डॉट प्रोडक्ट पड़ा है कि का जो बीच का साइन है वो क्या रहेगा, डॉट रहेगा। इसकी जो वैल्यू आती है वो कितनी आती है, मॉड ए इंटू मॉड बी इंटू कॉस थीटा, ठीक है। देखो डॉट प्रोडक्ट को और हम लोग क्या बोलते हैं, और बोलते हैं सर हम लोग स्केलर प्रोडक्ट, और क्या बोलते हैं हम लोग, स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है। जो ए डॉट बी आता है हमारा ना, ये इसके पास कोई डायरेक्शन नहीं होती, इसके पास क्या होती है, कोई डायरेक्शन नहीं होती। ये सिर्फ और सिर्फ क्या देता है हमें, मैग्नीट्यूड देता है। ये सिर्फ और सिर्फ हमें क्या देता है, मैग्नीट्यूड देता है। अगर कोई चीज या कोई क्वांटिटी है जिसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है, ऐसे क्वांटिटीज को हम लोग क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटीज बोलते हैं। ऐसे क्वांटिटीज को क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटीज बोलते हैं, ठीक है। जो सिर्फ और सिर्फ क्या दे, मैग्नीट्यूड दे, ठीक है। तो इसके साइन के वजह से हम इसे डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं और इसके रिजल्ट जो रिजल्ट आ रही है ना, उसके वजह से दैट इज क्वांटिटीज, या क्वांटिटीज कैसी आ रही है हमारी, स्केलर आ रही है, इसलिए हम लोग इसे क्या बोलते हैं, स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ध्यान से देख, तो ये जो बी वेक्टर है, इस बी वेक्टर को हम क्या कर सकते हैं, दो पार्ट में तोड़ सकते हैं। किसमें, एक हो गया हमारा बी कॉस थीटा और एक हो गया हमारा बी साइन थीटा। एक हो गया हमारा बी कॉस थीटा और एक हो गया हमारा बी साइन थीटा, ठीक है। तो देखो ए के साथ कौन मल्टीप्लाइड है, ए के परपेंडिकुलर वाला या ए के पैरेलल वाला, ध्यान से देखो। तो ए के साथ बी कॉस थीटा, देखो ए डॉट बी को हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देख, तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मॉड ए इंटू मॉड बी कॉस थीटा, ठीक है। दैट इज, इसको अगर तुम घेरे में बंद कर दो ब्रैकेट में, तो आपको समझ आएगा कि ये दो वैल्यूज का प्रोडक्ट है, ए का और बी कॉस थीटा का। ध्यान से देख, तो ए वेक्टर और बी कॉस थीटा ये दोनों क्या है, दोनों वेक्टर जो है बी कॉस थीटा वेक्टर और ए वेक्टर, ये दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में। तो ए डॉट बी क्या होता है, ए डॉट बी बेसिकली दो वेक्टर का प्रोडक्ट होता है जो दोनों क्या हो, सेम डायरेक्शन में हो, ठीक है। और बी साइन थीटा क्या है, बी साइन थीटा ए से क्या है, परपेंडिकुलर है। बी साइन थीटा ए से क्या है, परपेंडिकुलर है। मतलब अगर परपेंडिकुलर वाले से आप जो मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, जैसे मान लो एक वेक्टर हमारा ये है सी वेक्टर, ये है हमारा डी वेक्टर, ठीक है। तो बताओ डी डॉट सी क्या होगा, डी डॉट सी क्या होगा,
बताओ, तो आप लिखोगे डी मॉड डी इंटू मॉड सी, और दोनों के बीच का एंगल कितना, cos 90, और cos 90 क्या होता है, 0, है ना। तो दो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या देगा, ए और बी साइन थीटा का डॉट प्रोडक्ट क्या देगा, 0, ठीक है। तो 90 डिग्री वाले वेक्टर से अगर प्रोडक्ट करेंगे तो उसकी वैल्यूज क्या होती है, 0 होती है, ठीक है। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, ए डॉट बी का मतलब क्या होता है कि बी का उस कंपोनेंट के साथ ए को मल्टीप्लाई करेंगे जो कंपोनेंट क्या हो, ए के डायरेक्शन में हो, समझे बात को। बी के ए डॉट बी का मतलब कि ए के साथ बी का वो कंपोनेंट मल्टीप्लाई होगा जो कि ए के डायरेक्शन में हो, ठीक है। तो सर आप एक बात बताओ, ये जो ए डॉट बी आप इतना लिख रहे हो, ठीक है, तो हम ए डॉट बी को तो ये भी लिख सकते हैं, ए डॉट बी इज इक्वल टू मॉड ए कॉस थीटा इंटू मॉड बी। कोई अंतर तो नहीं है सर, है ना, हाँ भाई कोई अंतर नहीं है इसमें और इसमें, कोई अंतर नहीं, क्यों, मैग्नीट्यूड है ना यार, ये क्या है, मैग्नीट्यूड है, ठीक है। तो आप इसे ऐसे लिखो या ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है ना। तो देखो मतलब क्या है सर, इसका मतलब क्या है कि ये जो हमारा बी वेक्टर है सर और ये जो हमारा ए वेक्टर है, इस ए को मैं क्या कर रहा हूं, ए का एक कंपोनेंट ले रहा हूं, किधर के अलोंग, बी के अलोंग, ए का कंपोनेंट ले रहा हूं किधर के अलोंग, बी के अलोंग। तो ध्यान से देख, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, इसके परपेंडिकुलर ए साइन थीटा, ठीक है। तो देखो मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूं, बी डॉट ए इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, जैसे ए डॉट बी, तो ए को मल्टीप्लाई करना है बी का कौन सा कंपोनेंट जो कि ए के डायरेक्शन में, तो बी डॉट ए को क्या लिखेंगे, बी को मल्टीप्लाई करना है ए के कौन से कंपोनेंट के साथ जो कि बी के डायरेक्शन में है। बताइए ए का कौन सा कंपोनेंट बी के डायरेक्शन में है, सर ए का ए cos थीटा वाला कंपोनेंट बी के डायरेक्शन में, मतलब मॉड बी इंटू मॉड ए cos थीटा। ध्यान से देख, तो ऐसे बी डॉट ए लिखा हुआ है क्या, है ना। इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं मॉड ए cos थीटा इंटू मॉड बी, लिख सकते हैं ऐसे, है ना। तो ये हो गया हमारा, मतलब ध्यान से अगर सोचोगे, क्या हम दैट इज कि ये तो मैग्नीट्यूड है ना, तो हम इसे किसी भी तरीके से लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। मतलब हम इसे मॉड ए cos थीटा इंटू बी लिखे या ए इंटू बी cos थीटा लिखे या ए cos थीटा इंटू बी लिखे, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। हम इसे क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं सर मॉड ए इंटू मॉड बी cos थीटा, है ना, ठीक। तो ए डॉट बी में मतलब कि मॉड ए को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, बी का वो कंपोनेंट जो कि ए के डायरेक्शन में, बी डॉट ए मतलब बी को उसके साथ बी को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, ए के साथ मल्टीप्लाई करना है, कौन से कंपोनेंट के साथ जो कि बी के डायरेक्शन में, दैट इज ए cos थीटा। ध्यान से देख, बी डॉट ए इज इक्वल टू मॉड बी इंटू मॉड ए cos थीटा, है ना, और ए डॉट बी इज इक्वल टू इतना, मतलब दिस इज इक्वल टू ए डॉट बी। मतलब हम यहां से लिख सकते हैं कि जो बी डॉट ए है वो किसके बराबर है, ए डॉट बी के बराबर है। ये तो मैग्नीट्यूड है ना यार, तो आप आगे पीछे करके लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बता कौन सा लॉ है, कौन सा लॉ है, ये कम्यूटेटिव लॉ है ना। ये क्या है, कम्यूटेटिव, दैट इज ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, है ना। तो ये क्या होता है कि जो डॉट प्रोडक्ट होता है, डॉट प्रोडक्ट बेसिकली, डॉट प्रोडक्ट फॉलोज कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है। चलो ये हो गया हमारा, ये है बेसिकली डॉट प्रोडक्ट। मेन फार्मूला हमारा कौन सा है, ए डॉट बी मॉड ए इंटू मॉड बी इंटू कॉस थीटा। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो यहां लिख लेना, ए डॉट बी का मतलब क्या है, ए के साथ बी के उस कंपोनेंट को मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, जो कंपोनेंट क्या है, ए के डायरेक्शन में है, ठीक है। चलिए देखिए, अब मान लो कि ये एक वेक्टर है, ठीक है, ये वेक्टर जिसकी लेंथ कितनी दे रखी है, 4 यूनिट इसकी लेंथ दे रखी है, ठीक है। ये एक वेक्टर है बी वेक्टर, ठीक है, जिसकी लेंथ कितनी दे रखी है, ये भी दे रखी है मान लो 4 यूनिट, ये भी लेंथ कितनी दे रखी है, 4 यूनिट, और दोनों के बीच का एंगल कितना है, 60 डिग्री। दोनों के बीच का एंगल कितना है, 60 डिग्री। तो बोला गया हमसे फाइंड ए डॉट बी, फाइंड ए डॉट बी। कितना हो जाएगा आंसर बताओ तो जल्दी से, सर ए डॉट बी निकालना है, हाँ भाई ए डॉट बी निकालना है, ठीक है। तो ए डॉट बी सर आपने बताया
मॉड ए इंटू मॉड बी इंटू कॉस थीटा, मॉड ए की वैल्यू सर 4, बी की वैल्यू 4 इंटू कॉस 60, कॉस 60 का वैल्यू 1/2, तो ये आ जाएगा सर हमारा 8 यूनिट लेंथ, है ना, ये 8 यूनिट मैग्नीट्यूड, ये क्या देगा हमें मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो ए डॉट बी का आंसर कितना आ गया हमारा 8 आ गया, ठीक है सर। क्या ऐसे कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो आप, मान लो अगर ए वेक्टर बी वेक्टर रहता और ये 60 डिग्री की जगह इधर रहता है 120 डिग्री पे, ये हमारा मान ले बी वेक्टर रहता, इसकी लेंथ 2 दे रखी होती, 2 यूनिट दे रखी होती, और ये हमारा 120 डिग्री होता, बता ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का आंसर कितना आता बता सकते हो, है ना। यहाँ पे थीटा की जगह यहाँ पे थीटा पहले 60 था, अब कितना हो गया 120 हो गया, ठीक है। देखो मान लो कि ये एक वेक्टर है, ये वेक्टर जिसकी लेंथ दे रखी है 4 यूनिट, इसकी लेंथ कितनी दे रखी है 4 यूनिट, ठीक है। ये हमारा बी वेक्टर है जिसकी लेंथ दे रखी है 3 यूनिट, इसकी लेंथ कितनी दे रखी है 3 यूनिट। अब मेरे से पूछा गया बताओ ए डॉट बी कितना होगा, ए डॉट बी हमारा कितना होगा बताओ, बता सकते हो ए डॉट बी, बोलो बोलो बोलो, ए डॉट बी कितना हो जाएगा सर। ए डॉट बी पूछा, ए डॉट बी मतलब मॉड ए इंटू मॉड बी दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ दिस, मैग्नीट्यूड कितनी है 4 यूनिट, है ना, मॉड ए इंटू मॉड बी इंटू कॉस थीटा। तो बताओ मॉड ए मतलब 4, मॉड बी मतलब 3, और थीटा कितना हो गया पैरेलल है तो 0, तो कॉस 0, तो आंसर कितना आ गया 12, ठीक। अगर मान लो दो वेक्टर है, ठीक है, इस बार दोनों क्या है एंटी पैरेलल है, मतलब ये वेक्टर 4 यूनिट लेंथ है, बी वेक्टर इधर है जिसकी लेंथ कितनी है 3 यूनिट है, इसकी लेंथ कितनी है 3 यूनिट है। बताओ ए डॉट बी, बताओ ए डॉट बी क्या आ जाएगा। देखो अगर मैं तुमसे पूछूं कि इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा कितना हो जाएगा सर, एंटी पैरेलल है, एंटी पैरेलल तो थीटा कितना, एंगल निकाल सकते हो ना यार, क्या करेंगे, इसको उठा करके यहां रख दोगे, एंगल निकालने के लिए क्या करते हैं कि बी के टेल को ए के टेल के साथ जोड़ देते थे, एंगल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, कितना है एंगल 180 डिग्री, तो थीटा कितना हो गया 180 डिग्री। तो बताओ ए डॉट बी क्या हो जाएगा हमारा, ए डॉट बी हो जाएगा सर मॉड ए मतलब 4 गुना 3 इंटू कॉस 180 मतलब -12, ठीक है। चल तो ये हो गया तीनों एंगल्स पे। मान लो अगर मेरे पास क्वेश्चन हो, मेरे पास क्वेश्चन ऐसा हो, ये हमारा ए वेक्टर है लेंथ 4 यूनिट है, ये हमारा बी वेक्टर है लेंथ 3 यूनिट है, ठीक है, और दोनों के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री। फिर से पूछा गया मेरे से बताओ ए डॉट बी कितना हो जाएगा आंसर, बोलो कितना हो जाएगा, ए डॉट बी निकालना है ना सर, मॉड ए इंटू मॉड बी इंटू कॉस 90, आंसर कितना आ जाएगा 4 इंटू 3 12 इंटू कॉस 90, 0, तो 0 का आंसर 0, मतलब दो वेक्टर अगर एक दूसरे से परपेंडिकुलर है तो उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा हमेशा 0 होगा, ठीक है। तो ये सारी बातें हमने की। अगर मान लो ठीक है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू इक्वल वेक्टर, ठीक है, अगर मैं दो इक्वल वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करूं तो क्या मिलेगा मुझे, सोचो, मतलब अगर एक ए वेक्टर हमारा इधर के तरफ है और इसका मैं किसके साथ डॉट प्रोडक्ट कर रहा हूं, इसी के साथ, है ना, इक्वल वेक्टर मतलब इसी के साथ कर रहा हूं, तो ए डॉट ए हमें क्या देगा, ए डॉट ए हमें देगा ए मॉड ए इंटू कॉस 0, मतलब ये कितना आ गया हमारा ए स्क्वायर। तो ए डॉट ए बेसिकली हमें क्या देता है, इसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर देता है, ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा थोड़ा, ऐसे तो कुछ है नहीं, ये तो सर हमें आता ही था, आता था, बट कुछ रिजल्ट्स होते हैं, ठीक है, जब क्वेश्चन पूछ दिया जाता है डायरेक्ट, ठीक है, तब हमारा दिमाग हिट नहीं कर पाता है, इसलिए मैं इसे यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। आगे देखो, देखो डॉट प्रोडक्ट ऑफ स्पेसिफिक
यूनिट वेक्टर्स, ठीक है। देखो स्पेसिफिक यूनिट वेक्टर पढ़ाया था आपको, क्या था, जो कोऑर्डिनेट सिस्टम था हमारा, दैट इज एक्स वाई और जेड, ठीक है। एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर क्या होता है आई, वाई एक्सिस का यूनिट वेक्टर क्या होता है जे, और जेड एक्सिस का यूनिट वेक्टर क्या होता है के, ठीक है। मैं इन सब का डॉट प्रोडक्ट करने वाला हूं, ठीक है। मतलब कि इसका खुद से, इसका खुद से, इसका खुद से, फिर इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे, ठीक है। देखो अगर मैं आपसे पूछूं कि आई कैप जो है, आई कैप क्या होती है, यूनिट वेक्टर होती है। आई कैप क्या होती है, यूनिट वेक्टर होती है ना, मतलब उसकी मैग्नीट्यूड कितनी है, 1 है। अगर मैं आपसे पूछूं आई डॉट आई कितना होगा, आई डॉट आई मतलब कि आई की मैग्नीट्यूड 1, नेक्स्ट आई की मैग्नीट्यूड 1 और दोनों के बीच का एंगल cos 0, तो आई डॉट आई कितना आ जाएगा हमारा, 1 आ जाएगा। इसी तरीके से मैं आपसे पूछूं जे डॉट जे कितना होगा हमारा, तो जे डॉट जे सर, जे डॉट जे हमारा हो जाएगा 1 इंटू 1 इंटू फिर दोनों के बीच का एंगल 0, cos 0 1, तो ये आंसर कितना आ जाएगा 1। के डॉट के कितना होगा, ये भी हमारा हो जाएगा 1। कैसे आ रहा है, समझ आ रहा है, ठीक है। अब देखो ये तो क्या सर खुद से खुद का, अब अगर दैट इज की दोनों वेक्टर क्या है, सेम डायरेक्शन में, दोनों वेक्टर क्या है, सेम डायरेक्शन में, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं, मान लो मैं आपसे पूछूं कि आई डॉट जे क्या होगा, आई डॉट जे क्या होगा, ठीक है। तो आप बोलोगे मॉड आई मतलब मॉड आई इंटू मॉड जे इंटू कॉस 90, दोनों के बीच का एंगल कितना, आई और जे के बीच का एंगल 90। अच्छा मॉड आई कितना 1, मॉड जे कितना 1 और cos 90 कितना 0, तो आंसर कितना हो गया 0। मतलब आई और जे दोनों वेक्टर को देखो तो क्या दोनों वेक्टर एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, हाँ सर दोनों वेक्टर क्या है, एक दूसरे से परपेंडिकुलर है। तो आई डॉट जे हमारा क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। अब मान लो मैं तुमसे बोलूं, अच्छा आई डॉट जे को क्या जे डॉट आई भी लिख सकते हैं, है ना, कॉम्यूटेटिव लॉ से। अगर जे डॉट के पूछा जाए तो ये भी सर 0 होगा, दोनों परपेंडिकुलर है, ठीक है। अगर के डॉट आई पूछा जाए तो ये भी 0 होगा, ये भी क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो अगर तुम खुद के साथ मल्टीप्लाई करते हो तब तो 1 आएगा, बाकी किसी यूनिट वेक्टर को दूसरे यूनिट वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करोगे, दैट इज स्पेसिफिक यूनिट वेक्टर, तो हमेशा क्या देगा आपको 0, दैट इज दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 देगा, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट बाद में बात करेंगे, अभी हम लोग किस पे बात कर रहे हैं, डॉट प्रोडक्ट, ठीक है सर। अब देखो अब मान लो मैं क्या करता हूं ना, एक एग्जांपल लेता हूं, ठीक है। क्या लेता हूं, जैसे ए वेक्टर है, ए वेक्टर दे रखा है मुझे 2i कैप प्लस 3j कैप, ठीक है, अभी इतना ही लेते हैं। और बी वेक्टर दे रखा है मुझे 2i कैप प्लस 2j कैप, ठीक है। मुझे पूछा गया ए डॉट बी, बताओ भाई ए डॉट बी क्या होगा, ठीक। देखो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे किया जाएगा, सोचो, आगे तो खुद से ट्राई करना, उसके बाद फिर सॉल्यूशन देखना। ए डॉट बी, ठीक है। ए डॉट बी मतलब सर आप बोल रहे हो 2i कैप प्लस 3j कैप, डॉट करना है किसके साथ, 2i कैप प्लस 2j कैप के साथ, ठीक है सर। तो ए डॉट बी, अब देखो अब क्या होगा कि ये जो 2i है ये इन दोनों के साथ पहले मल्टीप्लाई होगा और फिर 3j कैप इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, मतलब कि 2i डॉट ऑफ 2i कैप प्लस 2j कैप, है ना, प्लस फिर कौन मल्टीप्लाई होगा, 3j कैप मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, 2i कैप प्लस 2j कैप के साथ। अब देखो अब 2i किसके साथ, 2i के साथ जाएगा, ठीक है। तो i और i के बीच का एंगल 0, i डॉट i क्या होता है 1 होता है, और 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4, तो 4 इंटू 1 4 आएगा, और 2i इंटू 2j करेंगे तो 2 2 जा 4, बट i और j के बीच का एंगल कितना 90, मतलब i जब j के साथ जाएगा तो क्या दे देगा 0 दे देगा, तो ये हो गया 0, ठीक है। अब बात करते हैं इधर वाले की, 3j इंटू 2i, तो 3 इंटू 2 6, बट j जब i के साथ जाएगा तो एंगल कितना होगा, एंगल होगा 90, तो j डॉट i क्या हो जाता है 0, तो ये टर्म क्या हो जाएगा हमारा 0। और फिर नेक्स्ट वाला 3j इंटू 2j, तो 3 इंटू 2 6 और j डॉट j क्या होता है 1, मतलब 6 इंटू 1, तो ये हो गया हमारा 6, तो आंसर कितना आ गया 4 प्लस 6 10 यूनिट,
आंसर कितना आ गया 4 + 6 10 यूनिट। तो ए डॉट बी कितना हो गया हमारा 10। अब देखो और एग्जांपल की बात करें तो मान लो ए वेक्टर दे रखा है हमें आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप। सही है यार, ठीक है। और क्या दे रखा है, बी वेक्टर दे रखा है हमें 2i कैप माइनस j कैप माइनस k कैप। ठीक, तो ध्यान से देख, तो i जब j के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या देगा 0, i जब k के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या देगा 0। i सिर्फ और सिर्फ जब i के साथ मल्टीप्लाई होगा तभी वो क्या देगा, उसका मल्टीप्लीकेशन का जो वैल्यू होगा उतने के बराबर देगा। ठीक है, ठीक। j जब j के साथ मल्टीप्लाई होगा तभी आंसर आएगा, j जब i के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या दे देगा 0, j जब k के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या दे देगा 0। ठीक है, जब a डॉट b करते, चलो देखो हमसे बोला गया फाइंड a डॉट b। ठीक, तो a डॉट b यही करना है ना सर, ये हो गया i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप, इसे डॉट करना है किसके साथ 2i कैप माइनस j कैप माइनस k कैप के साथ। अब देखो i पहले इन तीनों से मल्टीप्लाई होगा, फिर 2j इन तीनों से मल्टीप्लाई होगा, फिर 3k इन तीनों से मल्टीप्लाई होगा। देखो जब i जब इन तीनों से मल्टीप्लाई होगा तो i के साथ जाएगा तो cos 0 कितना दे देगा 1, i डॉट i क्या होता है 1 के बराबर, तो 1 इंटू 2 हो गया 1 और i डॉट i क्या हो जाएगा 1, तो 1 इंटू 1। ठीक है, अब बताओ i जब j के साथ जाएगा तो 1 इंटू माइनस 1 1 और i डॉट j क्या होता है 0। ठीक है, i जब k के साथ जाएगा तो 1 इंटू माइनस 1 बट i डॉट k क्या हो जाता है 0, तो वो सारे टर्म, मतलब i सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड किसके साथ देगा i के साथ देगा, j सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड किसके साथ देगा j के साथ देगा, k सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड किसके साथ देगा k के साथ देगा। ठीक है, तो 1 इंटू 1 हो गया, सॉरी 1 इंटू 2 है ना यार, 1 इंटू क्या है 2 है। ठीक है, अब j वाले को देखो, j है यहाँ 2 और यहाँ पे j क्या है -1, तो ये हो जाएगा प्लस 2 इंटू -1 और j डॉट j क्या हो जाएगा 1, j i के साथ जाएगा तो 0, j जब k के साथ जाएगा तो 0, k किसके साथ सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड देगा k के साथ देगा, तो -3 इंटू -1 और k डॉट k क्या हो जाएगा 1। ठीक है, तो आंसर कितना आ गया 2 - 2 0 प्लस 3, तो 2 - 2 प्लस 3 दैट इज 3। ठीक है, तो a डॉट b हमारा कितना आ गया। फिर देखो डॉट प्रोडक्ट कितना आसान है ना, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करना है तो i के साथ j के साथ k के साथ और तीनों का सिंपली सम कर दो, हो गया आंसर। ठीक है, अब देखो ये तो हो गया सर a डॉट b। ठीक, देखो इसका जो मेन यूज होता है ना, ठीक है, इसका जो मेन यूज होता है डॉट प्रोडक्ट का, ठीक है, इट इज easiest method है ना used to find the angle between two vector। ठीक है, दो वेक्टर के बीच का ना एंगल निकालने में ये बहुत ज्यादा मदद करता है। जैसे देखो अगर मेरे पास कोई ए वेक्टर दिया हुआ है, ये बी वेक्टर दिया हुआ है, ठीक है, दोनों का मैग्नीट्यूड पता है, ए डॉट बी भी पता है, तो हमें कॉस थीटा निकालना है। मतलब ए डॉट बी इज इक्वल टू हम लोगों ने क्या पढ़ा, ए डॉट बी जो होता है सर हमारा वो होता है मॉड ए इंटू मॉड बी इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ से जो कॉस थीटा हम लिखेंगे उसे लिख सकते हैं सर ए डॉट बी अपॉन मॉड ए इंटू मॉड बी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना है ना, बहुत मदद करती है। देखो क्या है कि अगर मान लो, अब इसे ना बहुत अच्छे तरीके से जब तक आप एग्जाम्पल नहीं लोगे तब तक ये नहीं समझ आएगा, इसलिए चलो एग्जाम्पल लेते हैं, है ना। देखो मान लो कि तुम्हारे पास एक वेक्टर दिया हुआ है, ए वेक्टर है ना, एग्जाम्पल लो, मान लो ए वेक्टर दिया हुआ है, क्या दे रखा है सर 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 1k कैप। ठीक है, और बी वेक्टर दे रखा है i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप। ठीक है, मुझे इन दोनों के बीच का क्या निकालना है, एंगल निकालना है। पूछा क्या, फाइंड एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, दोनों के बीच का क्या निकालना है, एंगल निकालना है। कैसे निकालेंगे सर, इधर देखो क्या पता है हमें, ए डॉट बी जो होता है
किसके बराबर होता है, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। ठीक है, तो सबसे पहले तो बताओ मॉड ए कितना आएगा सर, जो मॉड ए आएगा हमारा वो कितना आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ दिस का स्क्वायर प्लस दिस का स्क्वायर प्लस दिस का स्क्वायर, ये सारी चीजें हमें पता है ना। 9 4 13 और 1 14, दैट इज रूट 14। बताओ मॉड बी कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा सर अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर, है ना। आंसर कितना आ गया, रूट 3। और बताओ ए डॉट बी कितना आ जाएगा, ए डॉट बी आ जाएगा सर आई जाएगा आई के साथ, मतलब 2 into 1 2, है ना, लिख लोगे ना यार। ए डॉट बी मतलब 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 1k कैप, डॉट करेंगे किसके साथ, i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप, है ना। तो बताओ ए डॉट बी क्या हो जाएगा हमारा, ए डॉट बी आ जाएगा सर i गया i के साथ, तो 2 into 1 2 और i डॉट i 3, j किसके साथ, j के साथ तो प्लस 3 into 1 और k जाएगा k के साथ प्लस 1 into माइनस 1। तो आंसर कितना आ जाएगा बोलो, 3 2 5 माइनस 1 कितना हो गया 4। तो a डॉट बी क्या आ गया सर हमारा, a डॉट बी आ गया हमारा 4, है ना। मॉड ए कितना है रूट 14, मॉड बी कितना है रूट 3, है ना। तो a डॉट बी अपॉन मॉड ए इंटू मॉड बी, यही तो हमारा cos थीटा है ना। तो cos थीटा को क्या लिखोगे, a डॉट बी हो गया हमारा 4, मॉड बी हो गया हमारा रूट 14 इंटू मॉड ए हो गया हमारा रूट 14 और मॉड बी हो गया हमारा रूट 3। तो आंसर कितना आ गया 4 अपॉन रूट 42, 42। तो थीटा कितना आ गया, थीटा आ गया हमारा cos इनवर्स 4 अपॉन रूट 42। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक, तो ऐसे देखो, सोचो दो वेक्टर, इतना गंदा सा वेक्टर दिया हुआ है, और सोच अगर ये मेथड आपको नहीं आता तो कैसे निकालते दोनों के बीच का एंगल, है ना। और अगर ये मेथड आता है तो कितने आसानी से ये एंगल निकल गया। ठीक है, तो ऐसे हम लोग क्या करते हैं, डॉट प्रोडक्ट का ये बहुत बड़ा यूज, दैट इज कि बहुत ज्यादा यूज किया जाता है हमें दोनों वेक्टर के बीच का एंगल निकालने के लिए। ठीक है, तो आज हम लोग पोजीशन वेक्टर सीखे, डॉट प्रोडक्ट सीखे, है ना। अब इसके ऊपर डॉट पोजीशन वेक्टर के ऊपर जो क्वेश्चन है वो पिछले लेक्चर में दिए हुए हैं। ठीक है, इस लेक्चर के भी डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको कुछ क्वेश्चंस दिए जाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन वेक्टर एंड दिस डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ेंगे, उसके बाद हमारा वेक्टर फिनिश, और उसके बाद हम लोग काइनेमेटिक्स स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।